द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है जो हमारे साथ यूपी सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये आज उसका अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग हमेशा की तरह फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को हमेशा लिखते रहेंगे। ठीक, तो चलिए देर नहीं लगाते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, भाषा से 20 प्रश्न लिया गया है हिंदी का और 10 प्रश्न लिया गया है इंग्लिश का और वहीं पे 10 प्रश्न जो है ये संस्कृत का है। तो पहले इस 40 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को देखेंगे। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कमेंट करके आप लोग को आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि विशेषण का भेद इनमें चारों में से कौन सा नहीं है जो नीचे दिए गए हैं। गुणवाचक विशेषण ये तो होता है, परिमाणवाचक विशेषण ये भी होता है, संख्यावाचक विशेषण या क्रियावाचक विशेषण इन दोनों में कौन सा नहीं होता है ये बताइए। वैसे संख्यावाचक विशेषण भी होता है बट क्रियावाचक विशेषण नहीं होता है। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे अगर विशेषण तो ये कोई विशेषण नहीं है क्रियावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि विशेषण का भेद कौन सा नहीं है, तो डी बिल्कुल नहीं है। और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं होने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, तत्सम है वो शब्द। सूरज है, पंछी है, दूध है, पुत्र है। तो यहाँ पे देखिए अपने आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे डी पुत्र बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये तद्भव नहीं है, यह क्या है, तत्सम है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। यहाँ पे लिखा गया है, एक वाक्य लिखा गया है जैसे एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था जो रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। एकाकी होगा, अलौकिक होगा, एकनिष्ठ होगा या फिर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकनिष्ठ होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत अच्छे, आपका कमेंट भी हमें जब मिलता है तो हमें भी उत्साह मिलती है और हमारा भी मनोबल बढ़ता है, इसलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखते रहिए। चलिए, और जो भी क्वेश्चन का संदेशा हो, कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में उसको लिखते रहिएगा। हम उसको बाद में अपना जो भी होगा, जैसा भी होगा सॉल्यूशन या जो भी होगा उसको कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। ठीक, तो चलिए बताइए यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का आंसर, कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है। तो कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे डी बिल्कुल, ये वारदी जो लिखा है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बादल का पर्यायवाची है। किसका है? तो ये बादल की पर्यायवाची होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सरसिज हो गया और अम्बुज हो गया, पंकज हो गया, सभी कमल की पर्यायवाची हैं। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा। नूतन, नव्य, प्राचीन, नवीन। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन आप लोग को बताना है। वैसे अर्वाचीन का मतलब होता है नया या नव्य या नवीन, लेकिन यहाँ पे प्राचीन जो होती है पुरानी होती है। ऑप्शन नंबर सी अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको नोटबुक पे बिल्कुल अगर लेकर बैठे हैं तो नोट कर ले, नहीं लेकर बैठे हैं तो निकल बैठिए और साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नोट करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। चलिए, ब्राह्मी से, खरोष्ठी से, सिंध से या फिर अपभ्रंश। छठे का ऑप्शन नंबर पहला, ये ब्राह्मी देवनागरी लिपि का जो लिपि का आविष्कार हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका देखिए एक सेंटेंस लिखा गया है, मतलब पंक्ति है यहाँ पे, हाय सब मिथ्या बात आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी मास, माफ़ कीजिए सूनी सांस। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है। हाय सब मिथ्या बात आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सांस। यहाँ पे जो है कौन सा रस है ये बताना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये भयानक रस का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाय मतलब हो गया, यहाँ पे आश्चर्यचकित की बात किया गया है। ठीक, तो ये विस्मयादिबोधक का होगा, तो यहाँ पे भयानक बिल्कुल सही ऑप्शन सी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है,
यहाँ पर भी एक पंक्ति लिखी गई है और इसमें छंद बताना है, कौन सा छंद का ये उदाहरण है। कहते हुए यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो चलिए बताइए कौन सा छंद है इसमें। दोहा है, सोरठा है, हरिगीतिका है या फिर मालिनी है। और आप लोग को एक बात बता दें, अगर आप लोग को चाहे जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है, आप लोग को नहीं आता है, तो हमारे मैम के द्वारा जो है पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। आप लोग जाके वहाँ से प्ले लिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा, सब स्पष्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत ईजी वे में समझाया गया है। और इसके लिए सबसे पहले आप लोग को भी पढ़ाया भी जाता है और प्रैक्टिस सेट भी उनके द्वारा भी कराया जाता है, उसमें भी समझाया जाता है। तो यहाँ पे 8वें का जो आंसर होगा वो सी, बिल्कुल हरिगीतिका का ये छंद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, चयन कीजिए। उन्नति है, उन्नति है, उन्नति है या फिर उन्नति है। तो यहाँ पे सबसे शुद्ध जो है वो डी ऑप्शन, देखिए आप लोग देखते होंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये पंक्ति जो लिखी गई है लोकोक्तियाँ हैं, इसमें इसका अर्थ क्या होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का सही अर्थ जो लोकोक्ति हैं, इसका सही अर्थ जो हो जाएगा वो आकाश पाताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि मुहावरे में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है। यानी जो नीचे मुहावरे दिए गए हैं उसमें किसका अर्थ जो है अदृश्य होना, मतलब ना दिखना है। तो यहाँ पे गूलर का फूल हो जाना या गूलर का फूल होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग हमेशा अपने दोस्तों यारों या फिर फ्रेंड के साथ कहते सुनते होंगे, यार आप तो गूलर के फूल हो गए हैं ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। यहाँ पे 4 व्यंजन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी है और आप लोग को बताना है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। कमेंट करके आंसर में छाप दीजिए बी ला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जिसके देखिए पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग जो होता है वत्स को इस प्रकार से दबाता है कि जो प्रवास होता है, जिसको जो ध्वनि निकलती है वो जिह्वा के अगल बगल से होकर गुजरती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। जैसे ला, जैसे दब जाता है बीच में तो दोनों साइड से हवा निकलती है ना, तो इसी को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करती है। तो यहाँ पे गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है। अर्थशास्त्र जो है वो धर्म और किस पर आधारित है, तो ये महात्मा गांधी जो है हमारे ये 2 ही चीज़ लेकर चलते हैं, एक धर्म एक अहिंसा। तो यहाँ पे अहिंसा भर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें पहला जो लिखी गई है, पहला अक्षर मतलब पहला लाइन जो लिखी गई है पंक्ति, ये खेल से यहाँ से स्टार्ट करना है और उसको कर्म वाइज लिखना है, यहाँ पे समाप्त होता है। जो खेल से, देखिए ध्यान से, ये लिखा है खेल से, उसके बाद फिर 1 मिनट, हाँ 14 नंबर का प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खेल से, उसके बाद फिर खेल से स्वास्थ्य तो बनता ही है, ध्यान दीजिएगा ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा, यानी खेल से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य अपने गुणों को भी सीखता है, यानी ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद फिर सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर और वो व्यायाम से, 5वां ये हो जाएगा, व्यायाम से प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे बी बिल्कुल देखिए मिलान करिए, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न भी जब बढ़ चलते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पे पवित्र शब्द जो लिखा गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका अगर संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पे पवित्र में पो प्लस इत्र हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और ये अयाद संधि का उदाहरण है, किसका, अयाद संधि का उदाहरण है। अयाद स्वर संधि के अंतर्गत आता है
5वां स्वर संधि है। इसमें ओ जो है ओ और प्लस ई जो है अलग हो रहे हैं, तो ये बना ले रहे हैं आओ। ठीक, तो पवित्र हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट। हाँ ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वह कौन से मकान में रहता है, वह किस मकान में रहता है, वह कौन मकान में रहता है, वह किस मकान रहता है। तो ये तो पहले गलत है, वह किस मकान रहता है। वह कौन मकान रहता है, ये भी गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वह किस मकान में रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे ये पंक्ति लिखी गई है और इसका कौन सा उदाहरण सही होगा? तो यहाँ पे उपमा अलंकार का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। बात करते हैं उपमा अलंकार की, तो यहाँ पे मन की समानता पीपल के पत्ते के से जो है की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल उपमा सही हो जाएगा। और जिससे जहाँ पर उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, तो सभी को मालूम ही है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए गद्यांश है, यहाँ से 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन नंबर को आप यहाँ से गद्यांश से पढ़ना है। यहाँ से गद्यांश से स्टार्ट होता है, जैसे कि उसने प्रवचनों में उसके प्रवचनों में था, यहाँ से स्टार्ट करते चलना है। और उम्मीद है कि ये सब पढ़ लिए हैं। पैराग्राफ पढ़ लिए होंगे। दूसरे पैराग्राफ को देखिए, तो इसको भी पढ़ लिए हैं और आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहना है। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। साथ साथ नेक्स्ट इसको भी पढ़ लीजिए। वीडियो को नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक में किन बातों का खंडन किया है? स्वामी दयानंद ने अपनी बातों में किस चीज़ का खंडन किया है? तो विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में जो प्रचलित आधार रहित तथ्य हैं उसका खंडन किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कैसे धर्म में विश्वास रखते थे, यानी किस धर्म में विश्वास रखते थे? तो यहाँ पे सी भी सही होगा, जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो उसी धर्म पर स्वामी दयानंद जो थे वो जो है विश्वास रखते थे। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न है, आदर्श मानो, ध्यान दीजिएगा, आदर्श मानो कौन सा गुण स्वामी जी ने नहीं बताया है? एक आदर्श मानव का जो गुण होता है वो स्वामी जी ने नहीं बताया है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे डी, पूजा पाठ में विश्वास रखता हो, यही उन्होंने नहीं बताया है, बाकी सभी बताया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश के 10 प्रश्नों को हम भाषा के रूप में करेंगे और इसके केवल आंसर को बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने उत्तर लिखते रहेंगे और जो भी आंसर आपका होगा हमारे साथ मिलान करते रहिएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका रीड यहाँ पे फेल किया जाएगा खाली स्थान पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला है आपको एरर ढूंढना है। स्टार्ट होता है तो नाइदर से स्टार्ट होता है, पहला पार्ट है। ऑफ द टू ब्रदर्स, बी पार्ट है। उसके बाद आर श्योर टू पास, ये सी पार्ट है। और उसके बाद डी पार्ट में नो एरर है। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आर के स्थान पर इज हो जाएगा, यहीं पे एरर है। देखिए यहाँ पे आर लिखा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का। 23 नंबर के प्रश्न में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 का है। 24 में अपोजिट, यानी इस शब्द का अपोजिट शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे सेफ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 25 नंबर का प्रश्न है।
यहाँ पे अनार्चिस्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। वन वर्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे अनार्चिस्ट बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 26, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है? 26 बाकी सभी गलत हैं, एक शब्द इसमें सही है, वही ढूंढना है। तो यहाँ पे डिक्शनरी जो है DICTIO यानी RI सही है, बाकी सभी गलत है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है चेंज द वॉइस, यानी कि ये एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको पश्चिम में चेंज करना है। द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, तो इसको आपको चेंज करना है पश्चिम में। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। और इसी के साथ यहाँ पैराग्राफ से स्टार्ट होता है, पैराग्राफ को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से स्टार्ट हो गया है आपका पैराग्राफ। एवरी सोसाइटी मस्ट डेवलप इन इट्स पीपल आ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। यहाँ भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, साथ साथ इसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे स्टार्ट आपका पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। आपको ऑथर सेज दैट इंडिया के बारे में जो लेखक है वो क्या कहते हैं? पहला बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे वांट टू स्क्वायर्स न्यू टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट ऑथर सजेस्ट दैट, यानी कि जो लेखक हैं वो क्या सजेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, 30 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, मिलान कर लीजिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि ये संस्कृत का पोर्शन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे संस्कृत के हम 10 प्रश्नों को फटाफट कवर करेंगे। और इंग्लिश की तरह इसके भी केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग अपनी आंसर को जो है मिलान करते रहिएगा हमारे साथ कि कितने प्रश्न में आपके सही बन रहे हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो सी बिल्कुल सही। यहाँ पे ये ई, ऊ, री और लरी जो हैं ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो हैं वर्ण हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है गंगा प्लस उदकम की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे गंगोदकम बिल्कुल सही ऑप्शन, बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गच्छत्सु में प्रत्यय कौन सा है? 33, तो बी बिल्कुल यहाँ पे सत्र प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। शुद्ध वाक्य कौन सा है 34 नंबर में? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो रामः गंगा गाम दुग्धम दूध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा और यही जो है शुद्ध रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे नेत्राभ्याम शब्द लिखा गया है जो अंडरलाइन किया गया है, इसमें अश्रुणी पतंति में जो रेखांकित शब्द है इसका जो है इसमें कौन सी विभक्ति और वचन का प्रयोग हुआ है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे पंचमी विभक्ति और द्विवचन का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट अपिवत रूप किस लकार का है? यहाँ पर सी बिल्कुल लट लकार का जो है ये रूप है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है नवरात्र में समास कौन सा होगा? नवरात्र में समास पहला द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्रों के समाहार को नवरात्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, जिसमें पहला पद जो है संख्यावाची और अंतिम पद विशेषण होता है या विशेष होता है, माफी जो विशेषण कह रहे हैं, जो विशेष होता है उसको द्विगु समास का उदाहरण कहा जाता है, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है और इसमें ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य में ग्रंथ में कौन सा कारक था ये बताना था, तो यहाँ पे कर्म कारक है, रामा ग्रंथम पठिता, इसमें कर्म कारक है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 39 नंबर का प्रश्न बताइए कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पे वार जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी धेनु जिसको गाय कहा जाता है ये स्त्री है, कीर्तिवाच ये सारे स्त्री हैं।
बट यहाँ पे वार स्त्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे संस्कृत में जो है संस्कृत के शब्दों में संख्या लिखी गई है, कौन सी संख्या लिखी गई है? ये हिंदी गिनती में जो है ऑप्शन के रूप में दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। सीतिह लिखा गया है और यहाँ पे ये जो लिखी गई है 83 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित है? हाइड्रोफोबिया का तात्पर्य है जिसको पानी से डर लगता है उसको वो हाइड्रोफोबिया से ग्रसित होता है। और ये कुत्ते, बंदर या जानवरों के काटने से जो बीमारी होती है वो होती है और ये राबीज नामक बीमारी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, घेघा किसकी कमी से होता है? घेघा किसकी कमी से होता है? यहाँ पे घेघा जो है वो रोग है और ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल किस प्राकृतिक आपदा की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? प्राकृतिक आपदा का मतलब है जब भूकंप आता है तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भूकंप मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरंगुटान किस जंतु की प्रजाति है? ओरंगुटान बंदर की जो है प्रजाति है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, एक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या उसके किसके संख्या के बराबर होती है? तो नाभिक में जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उनकी नाभिक में जो जो परमाणु में नाभिक पाए जाते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उनके आणविक संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, एक बैटरी परिवर्तित करती है, मतलब जो बैटरी होती है वो क्या परिवर्तित करती है? तो ये रासायनिक, देखिए बैटरी जो होती है उसमें रसायन भरी जाती है तो उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, यानी कि विद्युत यानी बल्ब में क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा, जिसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे 3 शब्द है तो 4 अक्षर वाला यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। अगर दूर होता, ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका ये है, अगर दूर होता 2 होता तो 3 वाला हो जाता, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन अभिगम श्रृंखला को तोड़ देता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सिटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है और रक्त किरणें, एक्स किरणें, पराश्रव्य किरणें या फिर दृश्य किरणें। सिटी स्कैन की बात किया गया है, सिटी स्कैन में जो किरणों का प्रयोग किया जाता है वो एक्स किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं विषाणुओं से, कवकों से या फिर आवृत बीजियों से या फिर जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स की बात किया गया है और ये जब प्रयोग किए जाते हैं वो कवक से प्रयोग किए जाते हैं। किससे प्रयोग किए जाते हैं? कवक से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। गणित का पोर्शन आ गया है, गणित के पोर्शन को स्किप करेंगे, आप सभी को लोग को मालूम है क्योंकि ये हमारे सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और जो है आप लोग इसी वीडियो के बाद तुरंत जो है वीडियो आपका मैथ का मिल जाएगा। और अगर खुद लोग आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर द मास्टर प्रकाश सर क्लासेस सर्च करिए और सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ से आपको जो है इसका पूरा 150 नंबरों का 150 क्वेश्चनों का PDF आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग वहाँ से अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगला पोर्शन जो आपका आता है वो पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो स्टैटिक जीके का है। 40 प्रश्न में हम लोग कवर करेंगे और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए आंसर कौन सा होगा। कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है? मुद्रा बैंक योजना 2016, प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना 2016, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना 2017। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है और ये सभी जो है संबंधित है एक दूसरे से। जिस सन में ये लागू किए गए थे, ये योजना आई थी, उसमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 2017 में नहीं आई थी, ये असुमेलित है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये डी बिल्कुल नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में जब बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्यटक ट्रेन है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रेन के नाम लिखे गए हैं, तो इसमें कौन सा पर्यटक ट्रेन है? पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान, महाराणा एक्सप्रेस, ये सभी। चलिए बताइए कमेंट करके आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 72 नंबर में ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं, चाहे वो पैलेस ऑन व्हील्स हो, रॉयल राजस्थान हो, महाराणा एक्सप्रेस हो, ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 73 नंबर का डी ऑप्शन, ये मदुरई, चेन्नई के मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? 1975 है, 76 है, 77 है या फिर 78 है? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत देरी से कमेंट बॉक्स सुना पड़ रहा है, आप लोग बताइए आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है। पहला भारत के द्वारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम है आर्यभट्ट, वो अंतरिक्ष में जो छोड़ा गया था वो 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, सेबी का क्या अर्थ तात्पर्य है? मतलब सेबी जो है इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, सेबी का तात्पर्य है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी जो है स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है? ये क्या है? अच्छा, किस ग्रह का नाम जो है, एक मिनट, टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा नहीं, यहाँ का उपग्रह होना चाहिए था, उपग्रह भाई, ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये मंगोलिया और चीन के जो है सीमा पर, बॉर्डर पर स्थित है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में के दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन, ये सभी जी प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में किया गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, रेड क्लिफ रेखा भारत को विभाजित करती है चीन से, नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से। तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत को अलग करती है वो पाकिस्तान से अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व जो किया गया है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद हुई थी? यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, इसी के बाद में तुरंत जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसी की जांच के लिए इसका नियुक्त किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है?
वज्रयान संप्रदाय जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है रजत रंगड़ी। देखा, राज तंगड़ी कहिए या रजत रंगड़ी कहिए, वैसे पढ़ने में सबसे बढ़िया रहेगा राज तरंगड़ी। तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कल्हण हैं, वे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया कि वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं, वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, डी बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम के रचयिता हैं, और ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गालिब किस क्षेत्र से संबंधित है, गालिब किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए फटाफट बताइए, गालिब किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, ये एक कवि हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग की जो है आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, बी डी बिल्कुल सही ऑप्शन। जो इजी है थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग कर लेते हैं, इससे थोड़ा समय भी हमारा बच जाएगा। डल झील की बात करते हैं, तो डल झील कहाँ पर स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो कितनी है, तो राज्यसभा में सदस्यों की जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पे अगर लोकसभा की बात करता तो 25 वर्ष सही हो जाता। क्लियर, दोनों ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की चुनाव के लिए जो राष्ट्रपति की उम्र होती है वो मिनिमम जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या फिर विधान सभा। तो यहाँ पे जो भाग नहीं लेता है वो विधान परिषद होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और ये मंत्रिमंडल जो होता है उसके जो है उसका मंत्रिमंडल का ये उच्च सदन होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर दो महाद्वीपों के बीच फैला हुआ है, दो महाद्वीपों में वो शहर आता है, वो कौन सा शहर है, तो यहाँ पे भी इस्तांबुल बिल्कुल सही ऑप्शन। ये दो जो है महाद्वीपों के बीच में फैला हुआ शहर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और बात करते हैं ये किन दो देशों के यानी दो महाद्वीपों के बीच फैला है, तो ये तुर्की की राजधानी इस्तांबुल जो है ये तुर्की की राजधानी है, ठीक, तुर्की की। एक अंतर महाद्वीपीय शहर है ये, जिसके अंतर्गत वास्तुरस और इसकी प्राकृतिक बंदरगाह खाना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर पश्चिम में दुनिया का एकमात्र शहर है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एक यूरोप में फैला हुआ है और दूसरा एशिया में। क्लियर, चलिए अगला जो है वो समुराई योद्धा वर्ग किस देश में निवास करते हैं, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, जापान बिल्कुल सही हो जाएगा। समुराई योद्धा वर्ग जो हैं जापान में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार तो है, बिल्कुल सही। काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, शिक्षा का अधिकार ये भी है, लेकिन काम करने का अधिकार, एक मिनट, हाँ ये बिल्कुल काम करने का अधिकार कोई मतलब है तो, लेकिन ये लिखा नहीं गया है मौलिक संविधान में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची की बात किया गया है यहाँ पे, तो मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पे 8वीं अनुसूची भाषा से है, भारत की भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। और वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में है भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषाओं की संख्या है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है,
समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। यहाँ पे जो संविधान संशोधन हुआ था, पहली बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। साथ साथ उसी में समाजवादी को भी जोड़ा गया था। और वो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976, ये 1976 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ था। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मैरी कॉम किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित रखती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीमांत गांधी का तात्पर्य खान अब्दुल गफ्फार खान से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही 1930 में 1930 में इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की जो है खुदाई खिदमतगार जो है एक संस्था है, इसका जो है निर्माण किया था, संस्था की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे अधिक कोयला किस राज्य से निकला जाता है। तो ये झारखंड है। झारखंड के एक झरिया स्थान है, वहाँ से सबसे अधिक कोयला निकलता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर का प्रश्न है, विश्व में किस देश में डाकघरों की संख्या सबसे अधिक है। ये 1954 में डाक विभाग अपने यहाँ भारत में स्टार्ट होता है और अपने यहाँ यानी भारत में ही सबसे अधिक डाकघरों की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बना। 2019, 20, 21 तक तो जो साथ में रहा सबसे बड़ा व्यापारिक देश वो भारत का चीन रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही, लेकिन चीन को पछाड़कर 2022 में जो है अब यूएसए हो गया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सी ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है। सी ऑफ इक्वालिटी तो ये जो स्थित है वो चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये स्थान है एक और ये चंद्रमा पर स्थित है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बेमेल कौन सा है, मतलब कौन सा जोड़ा सही, मतलब कौन सा सही नहीं है। जैसे मालीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। तो देखिए बॉलीवुड जो होती है ये हिंदी की फिल्म होती है, एक मिनट देख लेते हैं। बॉलीवुड जो होती है ये हिंदी की फिल्म जो होती है उसको बॉलीवुड कहा जाता है। वहीं पे टॉलीवुड जो होती है वो आपका जो साउथ इंडियन दक्षिण भारत की फिल्में होती हैं उसको टॉलीवुड कहा जाता है। वहीं पे हॉलीवुड की बात करते हैं तो हॉलीवुड जो इंग्लिश मूवी होती है, विदेशों से बनी पिक्चरें होती हैं उसी को हॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन बॉलीवुड कोई भी पिक्चर नहीं है, तो ये बेमेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग का कमेंट बॉक्स में राय जो होगा बताइएगा। वैसे इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, हॉलीवुड और बॉलीवुड में। ठीक, तो आप लोग देखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा, जैसा भी आंसर होगा इसका सटीक आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, स्मारक 84 गुंबद, यहाँ पे 84 गुंबद जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है। ये 104 का ऑप्शन नंबर सी ये कालपी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है उसका नाम क्या है। तो ये NH2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेशनल हाईवे नंबर 2 है जो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राजमार्ग है गुजरता है। ये इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक वन वाला जिला सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 75 ज़िले के साथ साथ 18 जो है मंडल हैं यूपी में। ठीक, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम यानी प्रस्ताव में शामिल था। 107 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर कमेंट करके आप लोग को बताना है।
तो सबसे अधिक या अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया किस विषय को राज्य सूची से हटाकर समूहोच्च सूची में कर दिया गया है। वन को, जनसंख्या नियंत्रण को, न्याय प्रशासन को या सभी को। तो यहाँ पे इन सभी को जो है राज्य सूची से हटा करके समूहोच्च सूची में रख दिया गया, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत कार्य होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए। 109 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पे प्रति व्यक्ति या जिसको PCI कहा जाता है, यही देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता था। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद को माना जाता है नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। शिक्षण कौशल का 10 प्रश्न है, फटाफट इसको भी हम लोग कवर करेंगे। आधुनिक शिक्षण प्रणालियों में अंतर्गत कौन सी विधि आती है। तो यहाँ पे डी उपयुक्त में से कोई विधि नहीं है जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आएगी, ये सभी जो है पुरानी विधियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट CHEER चीर जिसको कहा जाता है, इसका आशय क्या है। तो इसका आशय है चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका पूरा नाम यही है। अगला प्रश्न है कि वह व्यवहार जिसका प्रक्षेपण किया जा सके तथा जिसको शिक्षक छात्रों के अंदर विचारों के स्पष्ट सन्निवेशन के लिए प्रयोग कर सकता है, वह तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है। शिक्षण का हुनर है, संप्रेषण सुविधाएं हैं, प्रदर्शन ही या उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन शिक्षण का ये हुनर होना चाहिए, हुनर ही है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। देखिए यहाँ पे पावलो लिखा है, पावलोव, इवान पावलोव इनका पूरा नाम है। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो अपना प्रयोग किया था किस पर, किस जानवर पर। तो ये कुत्ते पर किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इन्हीं के सिद्धांत को ही जो है क्लासिकल कंडीशनिंग जो है थ्योरी भी कहा गया है, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक प्रभावी अध्यापक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। एक प्रभावी अध्यापक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। तो पाठों को रटाना ये नेगेटिव है, यही नहीं पाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, बाकी सभी सही हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया था और नेगेटिव हमको ढूंढना भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण कार्य को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए, यानी प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए क्या जरूरी है। अनुभव, व्यूहरचना, मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अनुभव जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपेक्षिक अधिगम स्तर हेतु किस विषय पर बल दिया गया है। 117 का डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे इन सभी पर बल दिया गया है, चाहे वो पर्यावरण हो, भाषा हो, गणित हो, ये सभी पर अपेक्षिक अधिगम के लिए बल दिया गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये किसका कथन है। देखिए यहाँ से समाज विहीन जो व्यक्ति है वो कोरी कल्पना है केवल, ये कथन किसका है। तो ये कथन रेमंड का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, डी कह रहे हैं, सी बिल्कुल सही है भाई। देखिए मुंह से निकल गया है, सी बिल्कुल सही है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बालक में सामूहिकता की भावना कैसे आती है। परिवार से। सामूहिकता का तात्पर्य है कि सामाजिक कब हो जाता है। परिवार से, खेल कूद से, शिक्षक से, या फिर विद्यालय में शिक्षा देने से। तो यहाँ पे 119 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल खेल कूद से सही हो जाएगा, मतलब ये जो है भावना आएगी खेल कूद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पर सामूहिकता दिया गया है, कहीं कहीं सामाजिक की भावना भी दिया जाता है, तब भी खेल कूद बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, किस पर गति आधारित होनी चाहिए। तो ये जो आधारित होनी चाहिए
पहला ऑप्शन यहाँ पे ये छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का 10 प्रश्न यहाँ पे भी कवर करेंगे हम लोग। जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है, जीन पियाजे पहले ही मिल गए। जीन पियाजे कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से करते हैं? तो ये उनकी चौथी अवस्था है जो 12 वर्ष से ले 15 वर्ष के बाद या 15 वर्ष के बाद से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, बालक कुछ देखता है, चाहे सोचता है, बस वो अपने आप कल्पना करने लगता है और सबसे अधिक चिंतन इसी में होता है। तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? निचली कक्षाओं का तात्पर्य है कि छोटी कक्षाओं में। चलिए बताइए, 122 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी बिल्कुल सही ऑप्शन। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा ये टाइपिंग एरर हो गया, मतलब ब्लर हो गया होगा, कन्फ्यूज मत होइए, सेम है, आपका सही है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड की बात किया गया है, तो यहाँ पे पहला मित्रों के द्वारा जो उपहास होता है यही सबसे सही होता है। 1 मिनट, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना ये तो गलत है भाई। मीन मेल निकालने का बंद ये भी गलत है, तो यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चल, इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि जो लिंग जिसको जेंडर विभेद कहा जाता है वो कक्षा में किस प्रकार से होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। विद्यार्थियों के जो हंसोन्मुख प्रयासों का अथवा अभाव निष्पादन का कारण बन जा सकता है, यही लिंग विभेदन का मतलब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये ऐसा हो सकता है लिंग विभेदन के कारण या जो है जेंडर पक्षपात के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? 125 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बताना है आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों की जो अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी होती है उसको महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यदि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? जैसे कि आप एक मास्टर के रूप में या एक अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं और आपकी कक्षा में एक बालक है, वो अति सक्रिय है, तो आप उसको कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो उसको आगे बैठाएंगे और आगे बैठाने के बाद उसको समय समय पर डेस्क बोर्ड, मतलब जो ब्लैक बोर्ड है उसको साफ़ करने की ऐसे वैसे काम देते रहेंगे तो वो सक्रिय हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है, यही ऑप्शन सबसे सटीक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही, उसे चंपट आदि साफ करने में काम दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है कि समान जो है चाहे जिस प्रकार के बालक हों एक साथ में बैठकर वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में किस पक्ष में आता है? व्यवहार का जो है करना जो है ये किस पक्ष में आता है? तो ये सीखने की गति क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। ये है उच्च। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन में संबंधित होते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय एक को छोड़कर? सब में तो देता है, बस एक को में नहीं देता है, उसी को हमें ढूंढना है। चलिए ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग के हैं। केवल आंसर को हम बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, हमारे आंसर के साथ आप लोग मिलान करिएगा।
यहाँ पे विषम आपको ढूंढना है, 131 का विषम कौन सा होगा, मतलब इसमें विषम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही आपका विषम है, ठीक, इसको देखिएगा कैसे पहला है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पे बी वाले में देखिए, यहाँ पे सी डी बी, यानी कि एक प्लस हो गया है, एक माइनस हो गया है, और एक मिनट, यहाँ से यहाँ पर एक प्लस हो गया है, एक माइनस हुआ है, एक माइनस हो गया है, और बी से सी जब आएंगे तो यहाँ से यहाँ पर एक माइनस हो गया है, यानी कि इधर चल रहे हैं और माइनस हो रहा है। सेम यहाँ पर भी है और सेम यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 132 नंबर का प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए बताइए ऑप्शन। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो विपरीत फलक होगा किसके, दो बिंदुओं वाले फलक के सामने या विपरीत कह सकते हैं, यानी कि इस ये दो बिंदु वाला फलक कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे, ये है, इसके विपरीत जो होगा या इसके विपरीत जो होगा वो 6 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और जी के साथ नेक्स्ट 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी पी आई बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको निकालिएगा, लगाइएगा। नेक्स्ट 34 नंबर के प्रश्नों पे चलते हैं। तो यहाँ पे इसको पूरा प्रक्रम कंप्लीट करना है और ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। MLPJ ऑप्शन नंबर 10153 इसके अंदर में आएगा और ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 35 नंबर के प्रश्नों की भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है, नीचे निष्कर्ष दिया गया है और ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों यहाँ पे निकलेंगे। जैसे सभी कलम पेंसिल है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। कंप्यूटर के प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 5 प्रश्न इसके भी हैं यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो 1986 में लागू की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बर्नस-ली, टिम बर्नस-ली जो है WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की है, ठीक है, बिल्कुल की है। तो कब की है, किस सन में की है, ये बताना है। तो ये 1989 में की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ए बिल्कुल सही है। सी कह रहे हैं भाई, ए बिल्कुल सही है। एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना क्या कहलाता है, तो ये जो है मॉडेम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाती है। मुख्य स्मृति का मतलब है जो कंप्यूटर का मेन दिमाग जो है उसे किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे रैम को कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और रोम का पूरा नाम रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक, रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है। अगला प्रश्न है, ऑडियो फाइल, चित्र एवं वेब पेज कैसे डिजिटल संसाधनों को किस साधन द्वारा संकलन कर अपनी प्रस्तुति को प्रदर्शन मतलब आकर्षण बना सकती है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पावर पॉइंट जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट जीवन कौशल प्रबंधन के यहाँ पे और आवृत्ति के 10 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी फटाफट कर लीजिए। आंसर कौन सा सही होगा बताइएगा। किसी उद्दीपन को लगातार दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो जो होता है वो अभ्यासता कहलाता है, जिसको प्रशिक्षित कहा जाता है। यानी पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। क्लियर। चलिए, ये अस्थायी होता है लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग को अस्थायी हो जाता है। साथ साथ अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुँचने का जो राजमार्ग है किस शिक्षाविद का कथन है। ये अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुँचने का राजमार्ग है, सही बात है। तो ये राजमार्ग तो है, ये किसका कथन है ये बताना है। तो ये थॉमसन का कथन है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विद्वान का कथन है प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होती है। ये कथन है कि प्रश्नों से छात्रों की जो मानसिक क्रिया होती है वो जागृत होती है, किसका कथन है।
तो ये रेमंड का रेमांड लिखा है, रेमंड का कथन है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षात्कार चेकिंग लिस्ट तथा प्रश्नावली अभिव्यक्ति किसका मापन करती है? प्रत्यक्ष विधि का, अप्रत्यक्ष विधि का, सामूहिक विधि का या फिर अंतर्दर्शन विधि का? यहाँ पे पहला प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या है? तो अनुशासन की स्थापना करना, प्रतिशोधात्मक एवं प्रतिरोधात्मक सुधार, ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाए, चाहे वो अनुशासन की स्थापना की बात हो, चाहे प्रतिशोधात्मक या प्रतिरोधात्मक की बात हो, या सुधारात्मक की बात हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यही दंड का उद्देश्य होता है। साथ साथ अगला प्रश्न है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु किन लोकतांत्रिक मूल्यों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे चाहे वो धर्म हो, धर्मनिरपेक्षता तो बिल्कुल सही है, सहिष्णुता भी सही है, मातृत्व भी सही है, न्याय और समानता बिल्कुल सही है, अभिव्यक्ति एवं सुरक्षा की भावना भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरण में समावेशित है, यानी कि यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे 1 2 3 4 ये सभी लिखे गए हैं। इसमें आपको बाह्य अभिप्रेरण के समावेशन में बताना है कि इसमें से कौन कौन से बाह्य अभिप्रेरण है। तो प्रशंसा और दोषारोहण ये सभी जो है वाह है, ये भी सही है। प्रतिद्वंद्वात्मक ये भी सही है, किसी दूसरे के द्वारा ही की जाती है। और प्रशंसा या दोषारोपण भी किसी दूसरे के द्वारा की जाती है। पुरस्कार दंड भी अर्जित है, यानी वाह है। यही साथ साथ परिणाम का ज्ञान जो है ये भी आपका वाह ही है। तो ये सभी सही हो जाएंगे, यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, शिक्षण की कौन सी नीतियाँ छात्रों पर पूर्ण रूप से केंद्रित हैं? तो चलिए कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। कौन सी नीतियाँ जो हैं वो छात्रों पर पूर्ण रूप से केंद्रित है, पूरी रूप से छात्रों पर ही केंद्रित है? तो वो नीति है शिक्षण की प्रजातांत्रिक नीतियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, वो किसका सुझाव था? ये छात्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, ये एक मनोवैज्ञानिक का कथन है, मतलब एक लोग का कथन है। वो कौन है, उनका क्या नाम है? आचार्य कृष्णमूर्ति, आचार्य बालकृष्ण, आचार्य राममूर्ति, आचार्य राम नरेश। तो ये जो है आचार्य राम मूर्ति इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इन्हीं के द्वारा ही कहा गया है कि शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होता है वो कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए। सी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न है, ये प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। इसमें मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो शिक्षक का कार्य है कि छात्रों को अनुशासन एवं लक्ष्य के प्रति जागरूक करे, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है छात्रों का मार्गदर्शन करे, ये भी सही है, यानी पहला दूसरा सही हो गया। छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 150 प्रश्नों में 20 प्रश्नों को अगर छोड़ देते हैं तो 130 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी राय ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।